इस कहानी में प्रयुक्त स्थान, पात्र तथा घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित व्यक्ति या स्थान से इसका कोई संबंध होना महज एक संयोग ही होगा। हम भूत प्रेत, डर, अफवाह जैसी बातों में ना तो विश्वास करते हैं और ना ही ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। हम सिर्फ आप सबों के मनोरंजन के लिए ही ऐसी विषय वस्तु को लिखते हैं। यह कहानी तीन दोस्तों अजय, रमन और विकास से शुरू होती है। तीनों दोस्त एक ही साथ एक सरकारी कार्यालय में काम करते थे। एक दिन तीनों दोस्तों ने छुट्टी मनाने के लिए गोवा जाने का फैसला किया। ऑफिस से छुट्टी मिलते ही तीनों दोस्त तय किए हुए दिन अजय की गाड़ी से रात के करीब 8 बजे गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। गोवा में ठहरने के लिए इन लोगों ने ऑनलाइन से पहले ही होटल बुक करवा लिया था। उनके यहाँ से गोवा तकरीबन 9 घंटे का सफर था। गाड़ी अजय खुद चला रहा था। गाड़ी तकरीबन पिछले 8 घंटों से गोवा की ओर सरपट भागे जा रही थी। लगभग 4 बजे सुबह के करीब झपकी आने के कारण उसने रमन को ड्राइविंग सीट थमा दी थी। अजय और विकास दोनों पिछली सीटों पर हल्की हल्की झपकी लेने लग गए थे। गाड़ी तेजी से गोवा शहर में घुस चुकी थी। गाड़ी अब होटल की ओर तेजी से बढ़ने लगी थी। हल्की ठंड और धुंध के बीच पूरी शहर अलसाई दिख रही थी। देर रात तक सोने तथा देर सवेरे के बाद जगने की आदत के चलते पूरे शहर में एक अजीब तरह की खामोशी तथा सूनापन छाई हुई थी। अचानक इस वीरानी सड़क पर टायरों एवं ब्रेक घिसने की जोरदार आवाजें सुनकर पीछे सो रहे दोनों जग गए थे। रमन चाहकर भी गाड़ी के सामने अचानक आ गए उस औरत को नहीं बचा पाया था। जोरदार धक्के लगने के कारण वह औरत दूर सर के बल जा गिरी थी। गिरते ही वह शांत हो चुकी थी। शायद वह तुरंत ही दम तोड़ चुकी थी। रमन ने इस एक्सीडेंट की जानकारी पीछे जग गए विकास और अजय दोनों को दे दी। रमन ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी थी। उसने लफड़े से बचने के लिए वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी थी। थोड़ी ही देर बाद उनकी गाड़ी होटल द सनसेट पहुंच गई थी। गाड़ी पार्क करके वे उस होटल के रिसेप्शन काउंटर पर जाकर अपने रूम की चाबी ले लेते हैं। तीनों अपने आप को उस रूम में बंद करके आगे के प्लान के बारे में विचार विमर्श करने में लग जाते हैं। तभी रमन उस शांति को भंग करते हुए बोलता है, लगता है वह औरत जरूर मर गई होगी। पता नहीं अब क्या होगा। तभी विकास बोल पड़ा, अरे कुछ नहीं होगा। उस धुंध और वीरान सड़क पर हमें देखने के लिए बैठा कौन होगा। तभी पलटकर अजय बोल पड़ा, शायद वह औरत अकेली ना हो, उसके साथ और भी कोई उस वक्त मौजूद हो जो जल्दबाजी के चक्कर में हम लोगों को दिखा नहीं हो। तभी रमन बोला, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, वैसे भी उस सुनसान एवं वीरान सड़क पर अकेली औरत क्या करेगी। तभी विकास बोल पड़ा, हो सकता है अगल बगल कहीं पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हो। इस तरह की तर्कपूर्ण बातें सुनकर उस ठंड में भी तीनों के माथे से पसीने निकलने लगी थी। तभी अजय ने पंखे के स्विच को ऑन कर दिया था। तीनों उस आने वाले अज्ञात भय के बारे में सोचे जा रहे थे। अचानक रमन ऊपर छत की ओर देखते ही बुरी तरह चौंक गया था। पंखा उल्टी दिशा में घूमी जा रही थी। उसने तुरंत पंखे का स्विच ऑफ कर दिया था। सुबह के लगभग 6 बज चुके थे। तभी अजय के मोबाइल पर मैसेज आने का अलर्ट बज उठता है। अजय तुरंत ही उस मैसेज को चेक करने में लग जाता है। व्हाट्सएप पर आए उस मैसेज को पढ़ते ही अजय का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। किसी अनजान नंबर से आए यह मैसेज कुछ इस प्रकार था, आपकी गाड़ी नंबर ZNO 3655 से आज तड़के 4 बजे के आसपास किसी औरत की कुचलकर हत्या कर दी गई है। उस एक्सीडेंट वाली फोटो आपकी मोबाइल पर 10 मिनट बाद भेज दी जाएगी। रमन तथा विशाल ने भी उस मैसेज को बारी बारी से पढ़ ली थी। चौंकना मत, MVI के वेबसाइट पर इस कार का नंबर डालते ही तुम्हारा नाम तथा फोन नंबर हमें मिला है। तीनों के चेहरे पर डर के मारे हवाइयां उड़ने लगी थी। अजय मन ही मन अपने आप को कोसने में लग गया था। आखिर रमन को गाड़ी चलाने के लिए उसने क्यों दी थी। इसी उधेड़ बुन में 10 मिनट बीत गए थे।
तभी एक बार फिर अजय के मोबाइल पर मैसेज आने का अलर्ट बज उठता है। कांपते हाथों से अजय ने एक बार फिर व्हाट्सएप खोल ली थी। एक धुंधली तस्वीर में उसकी कार किसी औरत को धक्के मारते दिख रही थी। कार का नंबर साफ साफ दिख रहा था। इस बार सिर्फ फोटो ही आया था, किसी ढंग का टेक्स्ट मैसेज नहीं आया था। तीनों टेंशन में बैठे उस अनजान शख्स के बारे में सोचे जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है। तीनों चौंक कर उधर देखने लगते हैं। तभी विकास जाकर दरवाजा खोल देता है। होटल का मैनेजर बिजली मिस्त्री को साथ में लेकर बाहर खड़ा था। मैनेजर ने उन लोगों से गलती मानते हुए बोला, दरअसल यह पंखा पिछली रात 10 बजे के करीब ही खराब हो गया था। बिजली मिस्त्री उपलब्ध नहीं रहने के कारण बनाने में देर हो गई। आपको हुई असुविधा के लिए हमें काफी खेद है। कुछ देर के लिए तीनों ने राहत की सांस ली थी। थोड़ी देर बाद काम करके वे दोनों वापस चले गए थे। तीनों ने एक बार फिर अंदर से कमरा को बंद कर लिया था। तभी कुछ देर बाद अचानक एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। अजय ने दरवाजा खोल दिया था। सामने एक नेपाली युवक खड़ा था। वह बोला, साफ ZNO 3655 आप लोगों की गाड़ी है? अजय ने धड़कते दिल से बोला, हाँ क्या बात है? साहब मैं वीर थापा इस होटल में गाड़ी सफाई का काम करता हूँ। आपके गाड़ी के आगे वाले चक्के में खून लगी है, किसी को धक्का तो मारकर आप लोग यहाँ आए नहीं हैं। अजय ने थापा को तुरंत ही रूम के अंदर खींचकर अंदर से रूम को बंद कर लिया था। थापा अचानक सकपका गया था। अजय ने उसे गाड़ी को अच्छी तरह से साफ करने तथा यह राज अपने तक ही सीमित रखने के लिए उसे 5,000 रुपया देने की पेशकश की थी। थापा समझ गया था, दाल में कुछ काला जरूर है। उसने 10,000 रुपया लेकर सौदा पक्का किया था। थापा ने अपना काम रुपया लेने के बाद ईमानदारी से कर दिया था। इन तीनों ने राहत की सांस ली थी। तभी किसी अनजान नंबर से अजय के मोबाइल पर वीडियो कॉल आ जाता है। उसने तुरंत ही उस कॉल को रिसीव कर लिया था। पुलिस स्टेशन से थानेदार का फोन था। थानेदार कड़कते आवाज में बोले जा रहा था, तुम्हारे ऊपर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। तुमने जानबूझकर अपने कार के धक्के से एक औरत की जान ले ली है। अगर इन आरोपों से बचना चाहते हो तो मेरे इस अकाउंट में आज शाम तक 5 लाख रुपए डाल दो। और हाँ, होशियारी करने की कोशिश मत करना, मेरे आदमी चप्पे चप्पे पर तुम पे नजर रखे हुए हैं। अकाउंट नंबर मैसेज के रूप में कुछ ही देर बाद आ जाता है। फोन कट जाता है। तीनों घबराए हुए इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई उपाय ढूंढने में लग जाते हैं। विकास तथा रमन ने गाड़ी का नंबर प्लेट बदलवाने का साहसिक लेकिन जोखिम भरा फैसला ले लिया था। दोनों होटल से निकलकर पूछते पूछते नंबर प्लेट बनाने वाले के पास पहुंचकर नया नंबर प्लेट बनवा लिए थे। दोनों वापस आकर सावधानी पूर्वक टूल बॉक्स से पाना निकालकर उस पुरानी नंबर प्लेट के ही ऊपर इस नए नंबर प्लेट को लगा दिया था। कुछ ही देर बाद होटल का बिल पेमेंट करने के बाद उनकी गाड़ी धीरे धीरे मुख्य शहर की ओर बढ़ने लगी थी। तभी बगल में खड़ी पुलिस गाड़ी को देखकर अजय काफी घबरा गया था। एक ठेले वाला अजय की गाड़ी से टकराते टकराते बचा था। अजय ने अचानक कार की स्पीड तेज कर दी थी। उस भीड़ भरी सड़क पर इतनी तेजी से जाती गाड़ी को देखकर एक रोड किनारे खड़े पुलिस वाले ने आगे ट्रैफिक कंट्रोल में सूचना दे दी थी। कुछ ही देर बाद अगले चौराहे पर इंतजार कर रही पुलिस ने इन तीनों को कार सहित धर दबोचा था। इंस्पेक्टर जगदीश राणे ने कड़ाई से इन तीनों से पूछताछ चालू कर दी थी। जाली नंबर प्लेट भी पुलिस की पकड़ में आ चुकी थी। अजय ने आज सुबह 4 बजे से लेकर अब तक की सारी घटनाएं पुलिस को सिलसिलेवार ढंग से बता दी थी। तभी सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर जगदीश राणे ने घटना की सत्यता जानने के लिए मुंशी से आज सुबह हुए उस एक्सीडेंट बारे में पूछी तो उसने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। पुलिस घटना की सत्यता जानने के लिए उस घटना स्थल पर जाकर वहां लोगों से पूछताछ भी की,
लेकिन सभी लोगों ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया था। तभी इंस्पेक्टर जगदीश राणे ने अजय के मोबाइल पर आए उस वीडियो कॉल वाले नंबर पर डायल किया तो वह नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। पुलिस का शक डिजिटल अरेस्ट जैसी घटना की ओर जाने लगी थी। पुलिस ने अजय के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल दिया था। अचानक लगभग 1 घंटे बाद वह नंबर एक्टिव हो गया था। पुलिस के बताए प्लान के अनुसार अजय काम करना शुरू कर चुका था। उसने उस नंबर पर फोन लगा दिया था। उधर से कॉल रिसीव होते ही अजय ने अपने पास उस वक्त सिर्फ 2 लाख होने की बात बता दी थी। साथ ही इस रुपए को इसने कैश में ही देने की बात कही थी। बाकी 3 लाख रुपए कल सुबह तक देने की बात कही थी। तभी फोन कट जाता है। उधर से तुरंत ही मैसेज में रुपया लेकर आधे घंटे में आने के लिए जगह का नाम बता दिया गया था। जिस जगह से फोन आ रहा था वह जगह यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर था। रुपया पहुंचाने वाली जगह भी उसी आसपास की दूरी पर थी। इंस्पेक्टर जगदीश राणे ने अपनी टीम के साथ उस बताए जगह पर सिविल ड्रेस में पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया था। वीडियो कॉल वाला शख्स पुलिस वर्दी में ही आया था। अजय जैसे ही उसके पास पहुंचा, घात लगाए इंस्पेक्टर राणे ने उसे धर दबोचा। इंस्पेक्टर राणे से जोरदार थप्पड़ खाते ही वह नकली थानेदार अपनी कारगुजारी बताने में लग गया था। पुलिस उसे लेकर उसके अड्डे पर पहुंची तो हैरान रह गई। हूबहू थाने की शक्ल में अपने अड्डे को बना रखा था। उसके बाकी के तीनों साथी भी वहीं से गिरफ्तार हो गए थे। पीछे बने छोटे से कमरे से खून लगी हुई औरत वाली पुतला के साथ साथ ब्लड बैंक से लाए गए 2 बॉटल खून भी बरामद हुई थी। उसने बता दिया था कि अभी तक उन लोगों ने करीब 12 लोगों से इस तरीके से लगभग 50 लाख रुपए वसूले हैं। उसके अनुसार रात के अंधेरे में खून लगे पुतले को सावधानी से तेज गति से जाती गाड़ी के सामने अचानक रख देते थे। फिर परिवहन विभाग के वेबसाइट से उसके मालिक का नाम तथा फोन नंबर निकाल लेते थे। पुलिस ने उसके इस नकली पुलिस स्टेशन से लगभग 5 लाख कैश भी बरामद कर ली थी। तभी अचानक इंस्पेक्टर राणे को धक्का देकर वह नकली थानेदार भागने लगा। तभी इंस्पेक्टर राणे के पिस्टल से निकली गोली उसका काम तमाम कर देती है। नकली नंबर प्लेट लगाने के जुर्म में पुलिस ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए अजय को सिर्फ 2000 रुपए का चालान काट कर छोड़ दिया था। चालान चुकाने के बाद वे तीनों एक बार फिर गोवा में छुट्टी बिताने का मन बना चुके थे। उनकी गाड़ी वापस सी बीच की ओर चल दी थी। दहशत का माहौल जो खत्म हो चुका था।